लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 3:10 और ठीक 48 सेकंड। आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम आपका जाना पहचाना किसान की बात। मैं हूं पूनम आपके साथ और मेरे साथ हैं संजय जी। तो संजय, जब हम बात करते हैं किसान की बात की तो एकदम से मन में जज्बा उमड़ता है कि भारत की आत्मा है किसान। हमें खाद्यान्न देते हैं, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता की रक्षा करते हैं, लेकिन खुशबू और जो सौंदर्य है उससे भी तो उनका नाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और हम अपने विषय तक ही पहुंचते जा रहे हैं। और फूल और खुशबू की बात की आपने, तो इसका महत्व तो है ही, हम सब जानते हैं। आप किसी भी काम को ले ले, चाहे वो शादी हो, इत्र बनाने की बात हो, रंग बनाने की बात हो, पूजा पाठ करने की बात हो, या घर को सजाने की बात हो, तो फूल का उपयोग तो हम सब करते ही हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज हमारे प्रोग्राम में हमने इन्वाइट किया डॉक्टर M.K. सिंह को, जो सर जो है वो प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प विज्ञान एवं भूदृष्टि निर्माण संभाग में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, फूलों की बात करें और हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि जो हमारा कृषि सुधार बिल है और कृषि अवसंरचना कोष है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अपने प्रोग्राम में हर बार देते हैं, तो उससे शुरुआत कीजिए। बिल्कुल। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान APMC मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। APMC मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही है। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, सशक्त अन्नदाता। और बात हो रही थी किसान की बात में कि हम आज जो हमारा विषय है उसके बारे में बात करेंगे, गुलाब और अन्य पुष्पीय पौधों की देखभाल, जिसके लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 23421093 और 23421081। इस पर आप फोन करके और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन फिलहाल हमारे जो किसान भाई हैं वो अभी हम जब बात कर रहे थे किसान सुधार कानून की, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। सोहन सिंह, कमासपुर के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में करता हूँ जी। ये कानून किसान भाई तो वैसे डर रहे हैं जी, लेकिन हमारे को तो अच्छा है जी ये, क्योंकि हम अपनी सब कहीं भी फसल बेच सकते हैं इसके लिए। तो किसान भाई तो वैसे डरे हुए हैं जी, इसलिए अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि हम बाहर बेच सकते हैं। आड़तियों से बचने के लिए परसेंटेज के फायदा है जी एक तो हमारे को, और एक हम अपने रेट में खुद ही दे सकते हैं, थोड़ा अच्छा है। जी हाँ, कृषि सुधार बिल और कृषि अवसंरचना कोष पर हमारे किसान मित्र की क्या राय थी, ये आप सबने अभी सुना। और इसके बाद अब हम पूनम अपने विषय पर आ जाते हैं, जो आज का हमारा विषय है, और वो है गुलाब एवं अन्य पुष्पीय पौधों की देखभाल। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MK सिंह। तो शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम, कोई भी किसान अगर शुरुआत करना चाहता है खेती की, तो किस तरह से कर सकता है? मैं सभी श्रोतागण को ये बताना चाहूँगा कि गुलाब यदि फूलों में देखा जाए तो इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको व्यवसाय के तौर पे ये जोड़ा जाए तो ये देखा जाए कि इससे कट फ्लावर के रूप में जो कर्तित फूल होता है उससे व्यवसाय किया जाता है, लूज फ्लावर जो होता है उससे व्यवसाय किया जाता है, और इससे सुगंधित तेल भी निकाला जाता है जी। अब ये तीन चीजें हैं, और इसके साथ साथ जो चौथी चीज होती है, इससे नर्सरी का भी व्यवसाय जुड़ा होता है। तो इसमें जो किसान भाई को इसकी खेती करनी है तो सबसे पहले ये देखना है कि उनकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और सिंचाई का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ये दो चीजें यदि होंगी तो गुलाब की खेती जो है कि अच्छी तरह से किसान भाई कर सकते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, आइए सुनते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार जी धर्मवीर जी, बताइए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब, आप लोगों की वजह से हम काफी जानकारी ले पाते हैं और आपसे मिलके भी हमें बहुत खुशी होती है, और आपके पास हम पूसा में जाते हैं, आपसे काफी मदद मिलती है। जी 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 जैसे कि अभी हमने गुलाब की कटिंग करी थी 20 अक्टूबर को आपके मुताबिक। जी। अभी तक उसमें पत्तियां आई हैं, ये फूल कब तक आ जाएगा? इंग्लिश गुलाब की भी कटिंग उसी समय करी थी। और एक चीज और मैं पूछूंगा, दूसरा सवाल की जैसे कि हम आपसे लिली और गैलोटस के बल्ब लाए थे जी, अभी तक उसमें फुटाव नहीं आ पाया। इसके लिए मैंने आप ये DAP डाल दिया था साथ में, जी। ये गलत हो गया क्या हमसे? इसके बारे में थोड़ा क्या उपाय है, क्या हमारे गैलोटस के फुटाव कब तक आ पाएगा? धर्मवीर जी, पहला सवाल आपका था कि 20 अक्टूबर के आसपास आपने गुलाब की प्रूनिंग किया था और उसमें कब तक पुष्पन हो पाएगा। तो ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जो उसमें आपको पत्तियां और डंडियां दिख रही हैं, उसमें अभी 10 दिन के बाद कलियां बनना शुरू हो जाएंगी और जनवरी में आपको फ्लावर दिखेगा उसके ऊपर। और जो दूसरा सवाल आपका था कि लिलियम का बल्ब, ग्लैडियोलस का बल्ब आपने गमले में लगाया है और उसके साथ आपने DAP दे दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि उसमें पानी जो है कि कम दीजिएगा और उसको धूप दिखाइए। जैसे उसमें फुटाव आ जाए तब आप पानी अब पुनः जो है आप यूरिया का जो है कि थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फुटाव के लगभग जो है 50 दिन के बाद जो है लिलियम में पुष्पन दिखेगा, वही 55 से 60 दिन के बाद जो है ग्लैडियोलस में पुष्पन दिखेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। और वैसे अगर देखा जाए तो अगर घरों में भी या व्यावसायिक तौर पर अगर हम फूल लगाना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? हाँ, उसमें जैसे यदि व्यवसाय के तौर पे हम फूलों की खेती करना चाहते हैं और स्पेशली जैसे गुलाब की बात हुई है, तो उसमें यदि हम जैसे ये देखें NCR में तो खुले मैदानों में लूज फ्लावर के लिए जो देसी गुलाब है उसको यहाँ पे बड़े पैमाने पे, जैसे हापुड़ का एरिया है, इस एरिया में काफ़ी बड़े पैमाने पे इसकी खेती की जाती है। तो इस टाइम पे सबसे बड़ी जो सावधानी देने की ज़रूरत है कि दिन प्रतिदिन जो है कि तापमान कम होता जा रहा है, तो गुलाब के खेत में नमी बनाए रखना चाहिए जो है जी। और सरसों के फूल आ रहे हैं तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है, तो उसमें एफिड जो माहू जिसको बोलते हैं, जो कलियां अभी बन रही होंगी उसके ऊपर माहू या उसको चेपा के नाम से भी जाना जाता है, उसका अटैक हो सकता है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव जो है नीम बेस कोई कीटनाशक दवा जैसे नीमेगान है उसका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। यदि ये दवा ना हो तो मैलाथियान 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ता चला जा रहा है, तो हम किस तरह से फूलों का बचाव पाले से कर सकते हैं जिससे कि बढ़वार भी हो और नुकसान भी ना पहुंचे? हाँ, इसमें जैसे फूलों की जब बात हो रही है तो फूलों में जो नर्सरियों में जो लोग किसान भाई या नर्सरी मैन फूलों की खेती जो है कि कर रहे हैं और उसको सौंदर्यीकरण के लिए चाहे पॉली बैग में लगाए हों, चाहे क्यारियों में लगाए हों, चाहे नर्सरी में बेड में हो, तो सायंकाल ये कोशिश किया जाता है कि तापमान गिरते हुए तापमान में जो है कि प्लास्टिक से या नेट से उसको कवर कर दें। और जैसे 11 बजे के आसपास जो है जैसे धूप पूरा टेम्परेचर सही हो जाता है तो उस नेट को और प्लास्टिक को हटा देते हैं। इस तरीके से पाले से बचा सकते हैं। जी, तो इस बारे में और भी जानकारी अगर चाहते हैं हमारे श्रोता तो हमें फोन कर सकते हैं 23421093 और 23421081 पर, यानी 23421093 और 23421081 पर। अब इस बारे में जानकारी जो हम ले रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जानकारी से पहले मौसम का भी हाल जान ले संजय। जी हाँ, और ये सबसे जरूरी है हमारे किसान मित्रों के लिए। जी, मौसम की दस्तक किसान के घर तक। तो देखें कि आज मौसम की दस्तक क्या कर रही है। भाई, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हवा की दिशा की बात करें तो पश्चिम से उत्तर पश्चिम और गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक जो बहुत ज़रूरी बात है इस वक्त वो ये कि आलू की फसल में उर्वरक की मात्रा डालें और फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं। वैसे जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल में अभी तक फफूंदनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया है या आलू की फसल में पिछेता झुलसा बीमारी प्रकट नहीं हुई है, उन्हें एक छोटी सी सलाह ये है कि वो मैक्नोजेब या फिर प्रोपिनेब या जिसे
M45 भी कहा जाता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर ये छिड़काव किया जा सकता है। तो इस बात को हमारे जो किसान भाई हैं वो ध्यान रखें। जी हाँ, और जैसा कि बढ़ता तापमान और हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती, पुष्पीय पौधों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब आप एक राय ये दें हमारे किसान मित्रों की, अभी किन किन फूलों को हम लगा सकते हैं? हाँ, इस टाइम में देखें तो जैसे व्यवसाय के तौर पे जो किसान भाई लूज फ्लावर के रूप में यदि फूलों की खेती करना चाहते हैं तो गेंदा का जो है कि पौधरोपण किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जैसे यदि हम गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब में जो किसान भाई के पास यदि पॉली बैग के अंदर यदि पौधे हैं और खेत की तैयारी हो चुकी है तो उसका भी पौधरोपण किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो सीजनल फ्लावर्स हैं जैसे कैलेंडुला है, डहेलिया है, एंटीराइनम है, स्वीट विलियम है, कैंडी टफ्ट है, इसका नर्सरी मैन जो व्यवसाय के तौर पे गमलों में सजावट के लिए इस्तेमाल होता है जी। यदि नर्सरी में जमीन में क्यारी में हो या पॉली बैग में लगा हो तो इसको चाहें तो जो है कि गमलों में लगा करके और उसके गमलों के अंदर जो है कि अच्छी तरह बढ़वार करके और उसको जनवरी लास्ट में या फरवरी के मिड में देखेंगे तो उसमें पुष्पन बहुत अच्छा होता है। और जो इस टाइम पे पौधे 5 रुपए का बिकेगा वही गमलों में जाकर के 50 से 60 रुपए का पौधा जो है जनवरी फरवरी के महीने में बिकता है, जिससे अच्छा व्यवसाय होता है जी। तो नंबर आपको याद है ना, 23421093 और 23421081। इस पर आप जल्दी से फोन कीजिए और अपने प्रश्न पूछिए डॉक्टर मार्कंडे से। और साथ ही आपको याद दिला दें कि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फोन इन प्रोग्राम होता है जिसमें आप हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे जान सकते हैं खेती के बारे में, जो भी जानकारी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और फिलहाल हमारे पास और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनसे पहले बाजार भाव के बिना प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो संजय पहले बाजार भाव ले लें। जी हाँ, किसानों को बाजार भाव की जानकारी दे देते हैं जी। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर फल और सब्जी मंडी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज के बाजार भाव की बात करें तो अमरूद 46 रुपए, अनार 140 रुपए और चीकू 40 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है, जबकि बीन्स 20 रुपए, करेला 25 रुपए और चौलाई 12 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। जी, तो ये सारे जो फल और सब्जियों के दाम अभी अभी संजय ने आपको बताया, वो इसीलिए बताया कि इस वक्त हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए भी हरी सब्जियां और फल, ताज़े फल खाने चाहिए। और साथ ही साथ ये मौसम ऐसा है कि हम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख सकते हैं, वरना पूरे साल हम इन चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। बिल्कुल जी हाँ, और कोरोना काल भी है तो इन बातों का ख्याल सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे देश के किसानों को भी रखना है जी। और डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि अभी के मौसम के हिसाब से किन किन फूलों को हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे वो किसान मित्र या जो भी इस वक्त श्रोता हमें सुन रहे हैं, अगर उन्होंने फूल लगा रखे हैं तो वो किस तरह से इसकी देखभाल कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि जो किसान भाई जैसे ग्लेडियोलस की खेती कर रहे हैं जी, तो इस टाइम पे उसमें होता है कि मिट्टी चढ़ाना चाहिए, जिसको अर्थिंग अप बोलते हैं, जिससे उसके ऊपर जब पुष्पन होता है तो पुष्पन के वजन से जो है कि वो पौधा गिरे नहीं, जिससे पुष्प की गुणवत्ता बनी रहे जी। इसी तरीके से जो किसान भाई गेंदे की खेती कर रहे हों और यदि उनका पौधरोपण जो है 15-20 दिन हो गया हो तो उसमें पिंचिंग एक ऑपरेशन होता है जो उसके शीर्ष को जो है कि तोड़ देते हैं, जिससे उसकी साइड की शाखाएं आए और पौधों की बढ़वार थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जिससे उसमें पुष्प की संख्या और आकार जो है कि बड़ा हो जाता है। और इसी तरीके से जो सीजनल फ्लावर्स हैं, जिसमें सभी सीजनल फ्लावर्स में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सीजनल फ्लावर्स होते हैं जिसमें नीचे से शाखाएं आती हैं, जैसे कैंडी टफ्ट है, एंटीराइनम है, इन सब की पिंचिंग ऑपरेशन, शीर्ष नोचन जो है कि प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। और ये तब करते हैं जब वो जमीन की सतह से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो ऊपर से उसको तोड़ने से उसमें शाखाएं बढ़ जाती हैं और इससे उसकी बढ़वार अच्छी होती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, आइए जानते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं तेजपाल बोल रहा हूँ रेवाड़ी से। जी तेजपाल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैडम मेरे को ये पूछना था, जैसे कि हमारे इधर पानी बिल्कुल खारा है जी, तो इधर किस तरह के फूल लग सकते हैं? और ये जैसे कि गांव होता है और गांव से बाहर जैसे खेत,
तो इनमें कुछ मतलब जैसे यहाँ थोड़ा गांव में थोड़ा तापमान ज्यादा रहता है और बाहर थोड़ा खेतों में थोड़ा कम, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? जी हाँ, इसमें जैसे कि आपके खेत का जो है कि जो उसमें नमक की मात्रा है ज़्यादा है और पानी में भी नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें आप जानना चाहते हैं किस प्रकार के जो है कि पुष्प की व्यावसायिक खेती की जा सकती है। तो इसमें आप गुलदाउदी की खेती, आप देखिए जुलाई अगस्त के महीने में ये गुलदाउदी की खेती करते हैं तो थोड़ा सा जो खारा पानी है उसके अंदर भी गुलदाउदी में पुष्पन हो जाता है और इसको व्यवसाय के तौर पे आप उगा सकते हैं। और इसकी खेती जाड़े में होती है, इसलिए बहुत अधिक तापमान जो गर्मी के दिनों में होता है वो चीज़ जो है कि फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जैसे कि फूल अपनी खुशबू के लिए जाने जाते हैं और अगर हम उसमें खाद का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम खाद, तो क्या उससे प्रभावित हो सकता है उसमें जो खुशबू होती है फूल में? तो किस तरह के खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? उसमें जैसे हम देसी गुलाब की बात करते हैं, जब भी खुशबू की बात होती है तो देसी गुलाब की बात होती है और उसमें देखा जाता है कि उसका जो प्रूनिंग का ऑपरेशन होता है अक्टूबर के महीने में करते हैं। तो ये उसमें रिकमेंड किया जाता है कि 1 हेक्टेयर गुलाब की खेती कोई किसान भाई किया है तो उसमें लगभग 400 कुंटल देसी सड़ी हुई गोबर की खाद यदि उसमें डालते हैं और उसके साथ जो रिकमेंडेड डोज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का है उसको भी मिक्स करते हैं तो उसकी जो पुष्पन की गुणवत्ता और उसमें जो खुशबू है डेफिनेटली जो है कि अच्छी आती है। जी। यानी कृत्रिम खाद का भी उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन सावधानी से। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया, लेकिन मैंने घर पे भी लगाया गुलाब को, लेकिन उसमें कई बार कीड़े लग गए, तो उसको कैसे बचा सकते हैं? हाँ, अभी पीछे मैं बताया था कि इस टाइम पे बाहर जो है कि सरसों के खेत में फूल आ रहे हैं और उसके ऊपर जो है कि एफिड आने का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो एफिड और कैटरपिलर 2 हैं जो इस सीजन में सबसे अधिक आता है और उसको बचाने के लिए मैंने बोला मैलाथियान नामक कीटनाशक दवा है जो 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके ये छिड़काव कर देते हैं तो ये दोनों कीड़ों से जो है कि निजात मिल जाती है। जी। और एक आप अभी कह रहे थे कि जैसे हम इसे व्यवसाय के तौर पर हम लेते ही हैं, तो जो हमारे युवा किसान हैं वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम देखें या इसे अपने व्यवसाय के रूप में लेना चाहें तो कितना स्कोप आप इसके बारे में कह सकते हैं? देखिए, दिन प्रतिदिन यदि फूलों की खपत यदि देखें तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात। और खपत बढ़ने से व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी जो है खुल जाती है और ये इसमें किसान भाई जो यंग यूथ हैं वो भी चाहें तो जैसे ग्लेडियोलस की खेती है या लिलियम की खेती है, यदि पहाड़ी क्षेत्रों पे हैं तो इसकी कार्नेशन की खेती है। व्यवसाय के तौर पे जो है कि इसको संरक्षित रूप में जो प्लास्टिक के घरों में बना करके भी इसकी खेती कर सकते हैं और खुले मैदान में भी खेती कर सकते हैं और कम लागत से यदि खेती करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जो फसल है वो गेंदा की फसल है। जी। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और इसमें आज का हमारा विषय है गुलाब एवं अन्य पुष्पीय पौधों की देखभाल और हमारे फोन नंबर्स हमने पहले भी बताए हैं, एक बार फिर से आपको बता दें 23421093 और 23421081। आप इस वक्त हमें फोन कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपने युवाओं के लिए बता तो दिया कि वो इस तरह से फूलों की खेती करके आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि किस्मों का चुनाव किस तरह से किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें फूल आ सकें और ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान मित्र जो हैं वो आमदनी प्राप्त कर सकें। बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन है और इसमें जलवायु को देख करके ही किसान भाई को जो है कि फसलों का और उन फसलों के किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जी। यदि पहाड़ी क्षेत्र के किसान भाई हैं तो जैसे मैं पहले बताया कि जो ठंडे मौसम में फूल स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छी तरह से उगते हैं, जैसे कार्नेशन की खेती, लिलियम की खेती, बर्ड ऑफ पैराडाइज की खेती, इसकी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है और बहुत सारे किसान भाई हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यावसायिक तौर पर इन फसलों की खेती कर रहे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में यदि इन्हीं खेती की बात
हम करें तो व्यवसायी के तौर पे देखें तो ग्लैडियोलस की खेती और दूसरा जो है कि गुलाब की खेती, लूज फ्लावर के लिए गेंदे की खेती, ये व्यवसायी के तौर पे हो रहा है। और जब हम किस्मों की बात करते हैं तो जैसे गेंदा में यदि बात करें तो पूसा बसंती और पूसा नारंगी अफ्रीकन गेंदा में ये बहुत अच्छी किस्म है। इसके फूल की मांग जो है हमारे घरेलू बाजार में बहुत अच्छा है। और इसी सिलसिलेवार में जो है कि फ्रेंच जो गेंदा है इसमें पूसा द्वीप और पूसा अर्पिता, ये दोनों किस्म भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से विकसित की गई हैं। इसकी भी खेती जो है कि व्यवसाय के तौर पे बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं। इसके अलावा गुलाब की कुछ किस्में भी बता दें। बिल्कुल, गुलाब में यदि देखें तो रोज शरबत एक ऐसी किस्म है जो लूज फ्लावर्स के लिए एनसीआर में और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे जो है कि इवन राजस्थान में भी बड़े पैमाने पे सुगंधित फूल को जो है कि उगाया जाता है। तो इसमें रोज शरबत को ले सकते हैं। और रोजा डेमेशियाना के अंदर ये देखें तो बहुत सारी किस्में जैसे नूरजहां है, नूरजहां किस्म है, ये भी जो है किसी तेल निकालने के लिए व्यावसायिक तौर पे इसकी खेती जो है की जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब ये सब जानकारी हम ले रहे हैं और साथ ही अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि कल जो किसान की बात में वो जान सकेंगे, जो जानकारी लेंगे वो होंगी केले में समसामयिक कार्य, और इसके लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर VM पांडे। चलिए, आपने कल के कार्यक्रम की जानकारी तो दे दी, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि डॉक्टर साहब, फूलों की तुड़ाई हम किस तरह से कर सकते हैं, और तुड़ाई होने के बाद उनको बाजार तक भी पहुंचाना होता है और उनको सुरक्षित रखना भी एक बहुत ही जरूरी चीज है, तो कैसे हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल, इसमें एक चीज मैं कहूंगा कि फूल को दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं लूज फ्लावर, एक को कहते हैं कट फ्लावर। जी। लूज फ्लावर जैसे यदि गेंदा के फूल की बात करें, सुगंधित गुलाब के फूल की बात करें तो उसको हम लूज फ्लावर कहते हैं, और उसको तब तोड़ते हैं जब पूर्ण रूप से खिल जाएं। और इसकी तुड़ाई सुबह के समय करनी चाहिए सबसे पहले तो। ऐसा करने से उसमें खुशबू जो है कि अच्छी बनी रहती है, तरोताजी बनी रहती है। और तोड़ने के बाद इसको कहीं छाये में रखना चाहिए, और यदि इसके ऊपर अतिरिक्त नमी है तो उसको थोड़ा सा फैला देना चाहिए, और बांस की टोकरी में पेपर बाहर अंदर से रख करके और उसमें पैकिंग करके घरेलू बाजार में बेचना चाहिए। जी। और यदि इसी के साथ मैं कट फ्लावर्स की बात करूं तो जैसे ग्लैडियोलस की फूल की बात है, तो जैसे नीचे की पंखुड़ी में रंग दिखने लगे तो उसको हम तब काटते हैं। इसी तरीके से गुलाब में जब पंखुड़ियां ऊपर से लूज हो जाएं तब हम काटते हैं। इनको काटने के बाद तुरंत पानी में रखना पड़ता है। लूज फ्लावर को पानी में नहीं रखते, लेकिन कट फ्लावर्स को पानी में 4 से 5 घंटे के लिए रखते हैं, और फिर इसकी ग्रेडिंग करते हैं। जैसे उसमें कली के आकार के अनुसार, डंडी की लंबाई के अनुसार जो है गुलाब को, ग्लैडियोलस में एक स्पाइक में कितनी पंखुड़ियां हैं उसको रख करके अब बंच बना करके फिर घरेलू बाजार में जो है बेचते हैं। और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे गुलाब की यदि बात करते हैं तो कट फ्लावर्स में 20 डंडी एक बंच के अंदर बनाते हैं, और ऊपर से जो इसकी कली होती है उसको कोरिगेटेड पेपर होता है उसमें रैप करते हैं, और नीचे से लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर जो है कि पत्तियां छील देते हैं। अब फिर जो है कि इसको बंच बना करके अब बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स में लगभग 20 से 25 जो है बंच जो है पैक करके घरेलू बाजार में बेचते हैं। और इसी तरीके से ग्लैडियोलस में भी लगभग 20 के आसपास जो है कि स्पाइक एक बंच के अंदर आती हैं, और इस तरीके से अच्छा व्यवसाय जो है कि हमारे किसान भाई इन फूलों का घरेलू बाजार में बेच करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी, ऐसे तो मन नहीं कर रहा कि यहाँ पर विराम दिया जाए, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, तो फिलहाल किसान की बात यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हम सब के लिए। तो संजय, अब इजाजत लें। जी हाँ, धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य
लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।